आइए शुरू करें, आपको दिखाएं गुलाम नबी आजाद ने कैसे करारा जवाब दिया है, पर खच्चे उड़ा दिए कांग्रेस के। उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर, फिर नोट ही नोट मिले। ये देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं टेबल पर सजा हुआ नोट, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। आपको बताएंगे ये नोट कहां मिले हैं, कैसे मिले हैं, किसने ये नोट हासिल करे हैं। ये देख रहे हैं पूरी नोटों की बेड है, नोटों का बिस्तर है। ये देखिए जरा, कैश बेड, इतना नोट, चारों तरफ आपको नोट ही नोट नजर आ रहा है। सोचिए, आए दिन ये नोट मिल रहे हैं और आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो नोट है ये भोले भाले लोगों से लूटा गया नोट है। लोगों को ठग कर ये नोट बनाए गए हैं। देखिए जरा, रेड पड़ी और उसके बाद फिर नोट ही नोट मिले, पूरी टेबल पर नोट सजे, थोड़े बहुत नहीं, 10 करोड़ कैश है। सोचिए जरा, 10 करोड़ कैश की नोट बेड है ये कैसे मासूम लोगों को, कैसे सीधे साधे लोगों को ठग कर इन नोटों को दरअसल उनसे निकाला गया है, मासूम लोगों से। और ये नोट का खजाना कहां से मिला है, कैसे मिला है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ता हूं, आपको दिखाता हूं आज की एक और बड़ी खबर। गुलाम नबी आजाद ने जिस दिन कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, पूरी कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आजाद पर टूट पड़ी। न जाने क्या क्या नहीं कहा गुलाम नबी आजाद जैसी शख्सियत को, जो इतने सीनियर नेता हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद आज सामने आए, मीडिया की अगली तस्वीर दिखाइए। आज मीडिया के सामने आए, हर सवाल का जवाब दिया, एक एक सवाल, एक एक कांग्रेसी ने जो उन पर सवाल उठाया उसका जवाब दिया। लेकिन अगली तस्वीर दिखाइए कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हो गए आज गुलाम नबी आजाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़े उन्होंने। जो आरोप उन पर लगाए गए कि मोदीफाई हो गया है, उस पर देखिए उन्होंने क्या कहा। ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की आज मीडिया के सामने आने के बाद। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को बहुत कठोर आदमी समझता था। पीएम मोदी को बहुत सख्त हैं, कठोर हैं, भावनाएं नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी में इंसानियत है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने एक जिक्र घटना याद दिलाई। आपको याद होगा कि संसद में प्रधानमंत्री राज्यसभा में रो पड़े थे, तो उस पर सवाल उठाए गए थे गुलाम नबी आजाद पर। तो उन्होंने बताया कि पीएम मोदी को उन्होंने एक घटना की जानकारी दी थी। वो घटना पीएम मोदी को याद थी। गुजरात की बस पर कश्मीर में आतंकी हमला हो गया था दरअसल उस दिन, और कई लोग मारे गए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो रो रहे थे। तब प्रधानमंत्री, उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी का फोन आया था उनको, और वो उस वक्त गुजरात के सीएम थे मोदी। उन्होंने कहा, मैं रो रहा था, यानी गुलाम नबी आजाद रो रहे थे। मैंने कहा, मैं बात नहीं कर सकता हूं, और तब मोदी ने मेरे रोने की आवाज सुनी थी, मैं फोन पर नहीं आया। पीएम मोदी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री मोदी अपनी जड़ों को आज तक नहीं भूले हैं। प्रधानमंत्री खुद को गर्व से चाय वाला कहते हैं, यह भी आजाद साहब ने कहा था। उन्होंने कहा, मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे उनसे अच्छे रिश्ते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा आज गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कैसे कसीदे पढ़े, ये भी सुनिए। अगर किसी को इतना अनपढ़ और जाहिल है कि उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में, और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वाज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा, भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी, तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा, तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं।
फिर दिन भर वो किया, फिर पीएम दिन भर, सीएम दिन भर फोन करते थे कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा, उसको देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात है, ये मेरे लिए नहीं, उस घटना का उसने बताया। मैंने कल दोबारा सुनी स्पीच, उसमें कहा कि जैसे इनके परिवार का कोई आदमी गुजर गया, तो वो उस घटना पर रो रहा था। और मैं जब उसका ये सुना रहा था कि क्यों रोए ये, तो मुझे वो दृश्य याद आया, मैं भी रोना शुरू किया। तो ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोया, हम दोनों उस गुजरात की जो हमारी भाई बहनें मारे गए थे उस दुखद घटना को याद कर रहे थे। तो इतने जाहिल हैं हमारे लोग जो ये चीज को, हमारी कांग्रेस पार्टी उसी दिन से फैला रहे हैं, लेकिन जो गले मिला उसके बारे में एक लफ्ज नहीं करे। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में तो कसीदे पढ़े, लेकिन उस दिन आपको याद है, उस दिन जिस दिन इस्तीफा दिया, उस दिन जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद साहब के डीएनए पर सवाल उठाया था कि उनका डीएनए गड़बड़ है, उनके डीएनए में लोचा है। आज बराबर जवाब दिया है गुलाम नबी आजाद ने, डीएनए पर भी जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि आखिर किसके डीएनए में खोट है, मुंहतोड़ जवाब दिया। देखिए जरा, जयराम रमेश ने कहा था कि गुलाम नबी आजाद का जो डीएनए है वो मोडिफाइड है। आज गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा, जयराम अपना डीएनए भी जरा चेक करा लें। जयराम रमेश ने कहा था कि उनका रिमोट जो है, गुलाम नबी आजाद का रिमोट मोदी के हाथ में है। तो आज गुलाम नबी आजाद ने कहा 1996-97 में वो किस सरकार के लिए काम करते थे, यानी जयराम रमेश किस सरकार के लिए काम कर रहे थे, उन पर सवाल उठाए। जयराम रमेश ने कहा था आजाद ने विश्वासघात किया है। इस पर आज गुलाम नबी आजाद ने कहा सदन में बीजेपी को पर्ची पास करते थे। इशारों में जयराम रमेश पर हमला किया। जयराम रमेश ने कहा था गुलाम नबी आजाद के लिए कि उनका असली चरित्र उजागर हो गया है। गुलाम नबी आजाद ने आज कहा चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए पद मिला है इन्हें। रमेश ने कहा था कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद। तो गुलाम नबी आजाद ने कहा कुछ लोग बीजेपी का सपना पूरा कर रहे हैं। दरअसल बड़ा बुनियादी सवाल यह कि गुलाम नबी आजाद बहुत सीनियर लीडर है, पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, और वो नेता जो कल आए हैं, जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द है, आप देखिएगा सबसे ज्यादा बुरा उन्हें लगा जिस कोटरी की बात बार बार गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा चुभी है बात, उन्हीं में है क्या जयराम रमेश भी। जरा सुनिए गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा। जो हाउस में बैठकर बीजेपी को स्लिपें भेजता था और एज लीडर अपोजिशन में पहली स्लिप से देखता था, उनकी स्लिपें उसको आती थी, इनकी स्लिपें उसको जाती थी। दिन में तकरीबन 100 स्लिपों का उनके बीच में एक्सचेंज होता था। वो हमारा डीएनए चेंज कर रहे। सबसे ज्यादा अफसोस तो यही है कि आउटसाइडर जिनको कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, जो चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए उनको पद मिले हैं, वो आरोप लगाएं तो हमें बहुत दुख है। और आइए अब आपको बताता हूं कि इस्तीफे के बाद वो नेता जो आजाद साहब से प्रोफाइल में बहुत पीछे हैं, वो नेता भी उन पर हमला कर रहे थे। क्या ये वही नेता हैं जो राहुल गांधी की कोटरी का हिस्सा है, उनके इर्द गिर्द के नेता हैं? देखिए कौन कौन से। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द 4-5 चापलूस रहते हैं, और सबसे ज्यादा हमले किसने किए? सबसे पहले अशोक गहलोत ने कहा कांग्रेस पार्टी ने बहुत दिया है गुलाम नबी आजाद को। उन्होंने कहा उन्हें केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बनाया गया, जब पार्टी को जरूरत थी तब छोड़ दिया। अब देखिए भूपेश बघेल ने क्या कहा। उन्होंने कहा आजाद के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी को। उन्होंने कहा पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे आजाद और पार्टी को कमजोर कर रहे थे। सोचिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे।
पवन खेड़ा ने कहा राज्यसभा नहीं भेजा गया इसलिए पार्टी छोड़ दी है और ऐसे लोगों की वजह से ही पार्टी का यह हाल हुआ है। सोचिए गुलाम नबी आजाद का कद और बाकी नेताओं का कद। आइए अब आपको सुनवाते हैं, देखिए जरा किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे ये नेता। आज मैं आपको बताऊंगा इन नेताओं का कद और गुलाम नबी आजाद का कद इनके आगे कहां है, सुनिए जरा। आजाद साहब जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज पहचान उनके देश में तो कांग्रेस के कारण से है, इंदिरा गांधी के कारण से है, राजीव गांधी के कारण से है, नरसिम्हा जी के कारण से हैं और सोनिया गांधी के कारण से है। उनको ये जो जिस प्रकार भावना प्रकट की है, मैं समझता हूँ उचित नहीं कही जा सकती। मैं इतने कह सकता। लगातार वो कोशिश कर रहे थे कांग्रेस में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की, लगातार वो मीन मेक निकालते रहे और आज इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूं उसके जाने से पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। एक के बाद एक आप पद गिनाए चले जा रहे हो और फिर कहते हो मुझे कुछ मिला नहीं इस पार्टी में। ये क्या बात है कि जब राज्यसभा खत्म हुई और आप तड़पने लग गए, बिना पद के आप एक सेकंड नहीं रह सकते। चुनौती का समय है, सब मिलकर लड़ रहे हैं और इस पार्टी को कमजोर करने में, माफ कीजिएगा, योगदान किन लोगों का रहा है? यही तो लोग हैं जिनका योगदान रहा है पार्टी को कमजोर करने में। आज पलट कर कह रहे हैं पार्टी कमजोर हो गई। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये वो नेता हैं जो गुलाम नबी आजाद पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए जब गुलाम नबी आजाद सियासत में आए तो इनका कद क्या था, ये नेता उस वक्त क्या कर रहे थे। सोचिए इनकी उस वक्त क्या बिसात थी गुलाम नबी आजाद के सामने बोलने की। देखिए सर, ये आप देख रहे हैं अशोक गहलोत खड़े हैं और इधर गुलाम नबी आजाद। 1977 से शुरू कर रहा हूं। 1977 में गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और अशोक गहलोत चुनाव भी हार गए थे, यह हाल था। इसके बाद आगे मूव कीजिए इसे। 2005 में गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए थे 2005 में और अशोक गहलोत सिर्फ एक विधायक थे जब गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री बन चुके थे। 1994 में देखिए गुलाम नबी आजाद केंद्रीय मंत्री थे, सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री थे। भूपेश बघेल जिले का यूथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। सोचिए 94 में ये मुख्यमंत्री बन गए थे और भूपेश बघेल केवल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1995 में आजाद केंद्रीय मंत्री थे, सेंट्रल मिनिस्टर, और भूपेश बघेल यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। अब देखिए जरा पवन खेड़ा की बात करते हैं। 1989 में 1989 में गुलाम नबी आजाद मंत्री थे केंद्र में और पवन खेड़ा यूथ कांग्रेस के नेता थे। 2005 में आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे और पवन खेड़ा दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव थे। अब आप अंदाजा लगाइए ये जो नेता हैं इनका जो कद है, क्या यही कांग्रेस के संस्कार अब बचे हैं कि जिस नेता ने 49 साल दिए हो और वो जब जाए तो उससे कैसे बात करनी है। बहरहाल आइए अब आपको आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाता हूं कि इतना ही नहीं, आज राहुल गांधी पर भी जमकर बरसे गुलाम नबी आजाद। राहुल गांधी पर जो उनका हमला था वो आपको बताऊंगा। राहुल गांधी पर क्या बोले, क्योंकि राहुल गांधी विदेश में है, कहा गया राहुल गांधी विदेश में है और इस वक्त पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी, तो गुलाम नबी आजाद ने आज उस पर भी जवाब दिया। देखिए जरा, राहुल पर आजाद ने सीधे तीर मारे। उन्होंने कहा जिस पार्टी को 50 साल दिए वहां दरअसल अपमान हो रहा था। जो कांग्रेस को नहीं जानते उन्होंने अपमान किया है। घर वालों ने मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। राहुल राजनीति के लिए अपरिपक्व हैं। उन्होंने आज फिर इस बात को दोहराया बोलते हुए। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी दरअसल रिमोट कंट्रोल से चल रही है। राहुल गांधी मंडली से घिरे हुए एक राहुल के पीए और सुरक्षाकर्मी फैसले लेते हैं। G23 जो संगठन बनाया था, ग्रुप ऑफ 23 मिनिस्टर्स लीडर्स, G23 ने आला कमान को उस वक्त पत्र लिखा था। उन्होंने कहा आला कमान नहीं चाहता था कोई उन्हें पत्र लिखे। पार्टी ने नए सुझावों को उस वक्त नहीं माना। राहुल के चौकीदार चोर है नारे पर सहमति नहीं थी उनकी उस वक्त पे। 2019 में किसी नेता ने इस नारे का समर्थन नहीं किया था। सुनिए जरा क्या कुछ बोले राहुल गांधी पर। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे
कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। गुलाम नबी आजाद साहब को सुना। दरअसल उस दौरान राहुल गांधी की एक बाइट बहुत ज्यादा बयान वायरल था, जिसमें राहुल गांधी कह रहे थे जो निडर है वो पार्टी में रहे, जो डरपोक है वो पार्टी छोड़कर चले जाएं। सुनिए जरा। जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी। तो गुलाम नबी आजाद आगे क्या करने वाले हैं ये सभी जानना चाहते हैं। क्या तैयारी है, क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे? गुलाम नबी आजाद से कांग्रेस के दूसरे सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने मुलाकात की। आनंद शर्मा ने मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है जरा ये सुनिए, फिर बताऊंगा गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी ज्वाइन करने पर क्या कहा। सुनिए। जो बातें उनके और सोनिया जी के बीच में भी हुई है, तो कहां ये बात बिगड़ी, ये भी हमारे लिए समझना ज़रूरी होगा, जो मुझे अभी जानकारी नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि दुख की बात है, हम निरंतर कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो रहिए, अब आपको बताते हैं गुलाम नबी आजाद की आगे की तैयारी क्या है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या वो कमल का दामन थामेंगे? देखिए, पहली चीज जो गुलाम नबी आजाद ने आज कही, बार बार सवाल किए जा रहे थे क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा मैं कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा एक कश्मीरी भाजपा में कैसे शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा मैं अपने कॉलेज के दिनों से कांग्रेस का हिस्सा था और मैं कभी बीजेपी में शामिल नहीं हो सकता हूं। कश्मीर चुनाव के लिए अपनी पार्टी बनाऊंगा और जम्मू कश्मीर विधानसभा में उतरना है। और आजाद के इस्तीफे के बाद सैकड़ों समर्थकों ने पार्टी छोड़ दी है। उनकी आगे की प्लानिंग पार्टी बनानी है, वापस कश्मीर में लौटना है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़े नुकसान की आशंका है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बीजेपी ज्वाइन करने पर क्या बोले आजाद। ABC जिसको जम्मू कश्मीर का मालूम है, मैं बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वोट नहीं बढ़ा सकते, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आधा वोट नहीं बढ़ा सकते। ये अगर किसी को जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स मालूम, उसका मालूम है। जो ये कहते हैं कांग्रेस और गुलाम नबी ये हो जाएंगे चीफ मिनिस्टर, उसका मालूम है कि उनका दिवालिया निकल गया है, उनको जम्मू कश्मीर के मालूम नहीं। हमारी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, उनकी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, और वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी आपको मालूम है? सर पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है? अरे पोस्टपोन किसको आता है इतने जी पार्टी में, दूसरी पार्टियां भी तो हैं, मैं अकेली पार्टी हूँ, मैं तो अभी जन्म ही ले रहा हूँ, तो उस वक्त क्या स्थिति होगी। तो गुलाम नबी आजाद साहब ने चुनाव बाद गठबंधन से इनकार नहीं किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बहुत बड़ी खबर, बहुत दर्दनाक खबर कि सैर पर सरकार और बेटी पर अत्याचार। पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, अंकिता 19 साल उम्र, पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया शाहरुख ने। अंकिता की यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जिस वक्त अंकिता बुरी तरह से जली हुई थी, अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। सोचिए जब अंकिता जिंदगी मौत की जंग लड़ रही थी अस्पताल में, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे ये मैं आपको दिखाता हूं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देखिए जरा, ये हेमंत सोरेन को आप देख रहे हैं, ये देखिए जरा, हेमंत सोरेन बोट पर मजे कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, विधायकों के साथ सैर कर रहे हैं। वहां एक बेटी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी और 27 अगस्त को हेमंत सोरेन विधायकों के साथ पिकनिक पर गए हुए थे। सैर पर सरकार है और बेटी पर अत्याचार हो रहा। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं अंकिता का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जोर से लोगों के रोने बिलखने की आवाज आ रही है। एम्बियंस दीजिए प्लीज। ये जो आप देख रहे हैं ये अंकिता की बॉडी जिस वक्त घर पहुंची है वो तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाई, अंकिता के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। सोचिए एक 19 साल की बेटी जिसकी कुछ वक्त बाद पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद शादी की उम्र आ रही थी, उस बेटी को एक लड़के ने, शाहरुख ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। तो परिवार में ये मातम का आलम था। एम्बियंस दीजिए प्लीज। अगली तस्वीर दिखाइए जरा,
ये देखिए जरा, उधर परिवार रो रहा था और मुख्यमंत्री बस में विधायकों के साथ मौज करने, घूमने के लिए, पिकनिक के लिए निकल गए थे। देखिए सेल्फी ले रहे हैं। ये भी 27 तारीख की है। ये बेटी जूझ रही थी जिंदगी और मौत से और मुख्यमंत्री दरअसल सैर पर थे। अगली तस्वीर दिखाइए। मुख्यमंत्री सैर पर थे और उसके बाद अब देखिए लोगों का गुस्सा। लोग अब फांसी मांग रहे हैं, हत्यारे के खिलाफ फांसी की मांग कर रहे हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एमबीएन दे दीजिए प्लीज, फुल स्क्रीन लीजिए। लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। देखिए उसके बाद लोगों ने आगजनी शुरू कर दी। लोगों का गुस्सा लाजमी है। मुख्यमंत्री जहां सैर कर रहा हो और बेटी के साथ बेटी की हत्या हो रही हो, वहां लोगों का गुस्सा लाजमी। लोग पुतला जला रहे हैं और इससे ज्यादा, इस गुस्से से ज्यादा दर्दनाक तस्वीर ये कि हत्या करने वाला मुस्कुरा रहा है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह है शाहरुख जो मुस्कुरा रहा था। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। हिरासत में लिया गया उस वक्त, अब तो फिलहाल जेल में, लेकिन ये देखिए मुस्कुरा रहा है। इसी लड़के ने अंकिता की हत्या की है। शाहरुख नाम है इसका। और देखिएगा जैसे ही घूमा, अब देखिए जरा, ये हत्या करने के बाद मुस्कुरा रहा है। और बेशक मुस्कुराएगा जिस राज्य में मुख्यमंत्री सैर पर हो, बेटियां सुरक्षित हो, वहां पर जो हत्यारे हैं वो बेखौफ होंगे। वो इसी तरह से मुस्कुराएंगे क्योंकि उन्हें कानून का खौफ नहीं है। उन्हें पता है कि सरकार और पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती है। देखिए जरा आखिर किस तरह से शाहरुख ने अंकिता की हत्या की, ये आपको दिखाता हूं। 19 साल की अंकिता को शाहरुख ने जिंदा जला दिया। ये अंकिता की तस्वीर है। सिर्फ 12वीं में पढ़ती थी अंकिता, 12th क्लास की स्टूडेंट थी। 23 अगस्त को अंकिता घर में सो रही थी। सोचिए लड़की घर पर सो रही थी। शाहरुख हुसैन ने उस वक्त खिड़की से पेट्रोल छिड़का इसके ऊपर। सोती अंकिता पर पेट्रोल छिड़का खिड़की से। पेट्रोल छिड़कने के बाद सोती हालत में आग लगा दी। और इतना ही नहीं, शाहरुख हुसैन अंकिता के पड़ोस में रहता था, पड़ोसी था। 2 साल से अंकिता को लगातार परेशान कर रहा था। स्कूल और ट्यूशन जाते वक्त उसका पीछा करता था। अंकिता ने पिता से अपने शाहरुख की शिकायत की कि वो ये हरकत करता है। परेशानी बढ़ने पर पुलिस से भी शिकायत की 2 साल पहले, लेकिन कुछ नहीं किया पुलिस ने। तब उस वक्त शाहरुख के बड़े भाई ने जाकर माफी मांग ली परिवार से। 15 दिनों से शाहरुख फिर परेशान कर रहा था अंकिता को और बात करने और दोस्ती करने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। अंकिता और उसके परिवार को मारने की भी धमकी दे रहा था। 23 अगस्त को पेट्रोल से जला दिया। अंकिता को पहले फूलो झानो अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज होता रहा। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें फौरन रिम्स रेफर कर दिया गया। रांची में अंकिता 5 दिनों तक दर्द से कराती रही, जिंदगी से जंग लड़ती रही और शनिवार रात को अंकिता ने आखिरी सांस ली। रांची के रिम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री से सवाल अब बीजेपी कर रही है कि आप चार्टर्ड में घूमते हैं, पिकनिक और सैर पर थे, लेकिन अगर एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर दिया होता तो अंकिता को दिल्ली लाकर उसका इलाज किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, अंकिता ने मौत से पहले बयान दिया है। जली हुई अंकिता पूरी तरह से अस्पताल में एडमिट थी। मौत से पहले आखिरी बयान मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। पापा को बोले तो पापा उसके बड़े वाले भाई से बात किए तो पापा क्या, उसके बड़े वाले भाई बोला क्या तू अपने बदमाश से सच्चा हम तो मारती ही है, ऐसा बोला। फिर हमको धमकी दिया परसों रात को फ़ोन करके 8 बजे कि तुमको मारेंगे हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए। पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एगो डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एगो छोटुआ था। हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती है ना? वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है उधर का उधर। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा है। हम जरवाडी से रहने वाले हैं।
और एक लड़का हमको फ़ोन करके धमकी दिया। उसके बाद फिर सोए हुए थे अपने रूम पे, बाहर से पेट्रोल डाल के और आग जला के और चले गया। वो लड़का कौन था तो फिर खिड़की खोल के देखे तो मोहल्ला का ही था, मुस्लिम था लड़का। और वो लड़का हमेशा नशा वशा करता है, सबके साथ यही करता है। क्या नाम है लड़के का? लड़का का नाम शाहरुख है। और ये कितने दिन से तुमको तंग कर रहा है? 10-15 दिन से। स्कूल ट्यूशन जाते थे, आगे पीछे करता था। मैं नंबर किससे लिया, धमकी दे रहा था, बात नहीं करेगी तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। क्या धमकी देता था? कि बात तुम करो, बात नहीं करेगी तो तुमको मारेंगे, सबको मारेंगे। और ये वो लड़का ऐसा पहले और किसी के साथ भी किया है क्या? हाँ, बहुत किसी से बात करता है, मोहल्ला का लड़की से। बहुत लड़कियों से? हाँ, बहुत किसी को यहाँ वहाँ घुमाता है सबके सामने। तो तुमको धमकी देता था कि अगर बात नहीं करेगी तो जान से मार देंगे? हाँ, धमकी दिया था रात को। पापा को रात को हम अपना बताया, पापा वाले ठीक है सुबह देखते। सुबह हुआ भी नहीं, 4 बजे सुबह ऐसे करके वो चले गया। खिड़की खोल के देखे तो देखे वो पेट्रोल हाथ में लिया हुआ था, एक डिब्बा, और माचिस लिया हुआ था, भाग रहा था। ब्लू कलर का टी-शर्ट पहना हुआ था। और यहाँ रांची रिम्स में कितने बजे पहुँचे आप लोग, पता है तुमको? कल 4 बजे सुबह हुआ, फिर तुमका का हॉस्पिटल में थे, वहाँ से रेफ़र किया। 9 बजे रात को निकले, सुबह यहाँ 5 बजे पहुँचे। वहाँ इलाज क्या क्या हुआ था? वहाँ कुछ नहीं हुआ था, बस मलहम लगाया था और बस ऐसे ही सलाइन चढ़ाया गया था। अच्छा, और यहाँ आने के बाद अभी जो इलाज हो रहा है तो कोई परेशानी, दिक्कत? नहीं, परेशानी है उतना नहीं है, जलन थोड़ा सा नॉर्मल है, बाकी और है परेशानी। अंकिता को आप बोलते हुए सुन रहे थे। जिस वक्त बोल रही थी उस वक्त लग नहीं रहा था कि अंकिता इस दुनिया में नहीं रहेंगी, लेकिन अंकिता अब हमारे बीच नहीं, उनकी मौत हो गई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके अंतिम संस्कार की तस्वीर। लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है कि आखिर बेटी असुरक्षित है राज्य में, मुख्यमंत्री सरकार बचाने की सेटिंग में लगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अंकिता के अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं। उनके पिता को सुनिए, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हम चाहते हैं सर उसको फांसी की सजा होना चाहिए। लड़का को फांसी भी मेरे लिए कम है। मेरी बेटी तड़प के मरी है, गोदी में रिम्स हॉस्पिटल में तड़प के मरी है। कसम खा गई पापा उसको बचाने वाली कसम, पापा उसको छोड़िएगा नहीं। शाहरुख लगातार परेशान करता था। हाँ, शाहरुख को लगातार परेशान करता। और रात में बताई थी उस दिन बेटी? हाँ, जिस दिन घटना होती 8 बजे उसका मोबाइल में फ़ोन आया था, हम घर आए 10 बजे। क्या बोली बेटी? बेटी बोले पापा देखे ना हमको धमकी दिया कि तुमको जान से मार देंगे। हमने ठीक है बेटा, सुबह हम जाकर बात करते हैं उससे हम। और फिर सुबह 4:30 बजे घटना घट गई। वो IPS बनना चाह रही थी, IPS अफसर बनना चाह रही थी। उसको इंसाफ मिलना चाहिए, फास्ट ट्रैक में केस चलना चाहिए। उसका ख्वाहिश था कि मेरा परिवार में कोई IPS अफसर बने, वो नहीं बन पाई, उसका मर्डर हो गया। उसकी बड़ी बहन को नौकरी मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए और उचित मुआवजा मिलना चाहिए उस परिवार को। और आइए आपको दिखाता हूं एक और आरोपी जो पेट्रोल लेकर आया था, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई। यह है नईम, वो था शाहरुख। शाहरुख ने आग लगाई पेट्रोल डालकर, और पेट्रोल लाने वाला लड़का था नईम। आइए अब आपको दिखाता हूं इनके खिलाफ एक्शन क्या होगा। दरअसल जो लोग हैं उनकी मांग है कि इन्हें फांसी दी जाए, फांसी से कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है वो शाहरुख जो मुस्कुरा रहा है। आरोपी शाहरुख और छोटू की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। छोटू जो है इसी का नाम नईम है, और शाहरुख ने जलाया था और नईम पेट्रोल लेकर आया था। दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है और दोनों आरोपियों को उसके बाद जेल भेज दिया गया है। परिवार को 10 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। एडीजी रैंक के अफसर मौत की जांच करेंगे इस मामले में। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा ताकि दोनों को जल्द से जल्द सजा दी जा सके। राज्यपाल रमेश बैस ने मामले का संज्ञान लिया है और डीजीपी नीरज सिन्हा को फौरन तलब कर लिया गया। इस मामले में झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी तलब कर लिए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की झारखंड पुलिस को चिट्ठी लिखी गई है और अंकिता मर्डर की जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही साथ दुमका में तनाव की स्थिति बनी हुई है, लोगों में गुस्सा है। आरोपी शाहरुख को फांसी देने की मांग हो रही है सीधे सीधे। आइए अब आपको
दिखाने जा रहा हूं लोगों में किस कदर गुस्सा है, लोग किस तरह से सड़कों पर निकले हुए हैं झारखंड में। ये देखिए, एमपीएस दीजिए, लोग बाइक रैली निकाल रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और लोगों का गुस्सा बहुत जरूरी है। किसी बेटी के साथ एक राज्य में ऐसा हो रहा हो तो लोग सड़कों पर निकलेंगे। अगली तस्वीर दिखाई, उसके बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये आप देख रहे हैं भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। हालात को सामान्य करने के लिए, लोगों के गुस्से को शांत कराने के लिए पुलिस वहां मौजूद है भारी संख्या में। ये देख रहे हैं पुलिस मौके पर मौजूद और स्थिति को संभालते हुए। अगली तस्वीर दिखाइए, लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, लोग पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं और धारा 144 लागू कर दी गई है दुमका में। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर, आज बाकायदा कैंडल मार्च निकाला गया। अंकिता के इंसाफ की आवाज बुलंद हो रही है, पूरा शहर सड़कों पर नजर आया, हाथों में मोमबत्ती थी, अंकिता को श्रद्धांजलि दे रहे थे। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है और लोगों में जो रोष है, लोग क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। उसको फांसी होना चाहिए और नहीं होगा तो मेरा हवाले करे, हम लोग सब मिलकर उसको जलाएं। हम लोग का गांव समाज में हुआ है, बगल में है उसका, कल दुमका भी जलेगा। उसको हम लोग का हवाले कीजिए, अगर उसको फांसी अगर कानून नहीं करेगा तो हम लोग उसको जलाएंगे और नहीं हम लोग का बहुत अन्याय हो जाएगा। आज उसको घर में किया, कल किसी और का घर में करेगा, उसका मन बढ़ गया है, घर में घुस के उसको आग लगा दिया। वो बच्ची ऐसा नहीं था, बहुत बढ़िया बच्ची था। तो हम लोग का यही है कि अंकिता का जो हत्यारा शाहरुख हुसैन है, उसको तो जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, फैसला कोर्ट में चले और उसके बाद उसका एक साथी है जो छोटू, उसको 12 घंटा के अंदर अब हम लोग बोल रहे हैं कि प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उसको पकड़ा जाए और उसको भी साथ में जो है उसको भी सजा मिले, क्योंकि वो अभी तक जो है दुमका पुलिस उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं की है। अंकिता कुमारी की जो जला करके जो फिर बाद में मृत्यु हो गई, इस कांड में एक अभियुक्त पहले गिरफ्तार हो चुका है, जो कि 23 तारीख को शाहरुख नाम का व्यक्ति जो है एक्यूज पकड़ाया था और उसके बाद में अप्राथमिक एक्यूज के रूप में नईम उर्फ छोटू खान का वो अरेस्टिंग हो गया है, जिसको आज फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है। और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं, लोगों का गुस्सा देख लिया, अब लोग जरा तस्वीरें देख लें जो शुरू में मैंने आपको दिखाई। ये सब हो रहा है जिस राज्य में, उस राज्य के मुख्यमंत्री सैर पर गए हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, उस राज्य के मुख्यमंत्री विधायकों के साथ पिकनिक के मोड में है पूरी तरह से। ये है झारखंड की स्थिति। आइए अब आपको बताता हूं, इसलिए हेमंत सोरेन इस वक्त निशाने पर हैं बीजेपी के और झारखंड में विपक्ष के। देखिए जो आरोप लग रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, कहा गया सोरेन की बीमार मां के लिए चार्टर्ड प्लेन था, दुमका की बेटी के लिए चार्टर्ड प्लेन नहीं मिला, जनता के लिए नहीं परिवार के लिए दरअसल यह सरकार है। दुमका सीएम हेमंत सोरेन का गढ़ है। आपको बताऊं, दुमका के लोग ही सुरक्षित नहीं है। सोरेन सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करें फौरन, प्रशासन नहीं जागा तो आंदोलन करेंगे और 7 दिनों तक पीड़िता से सोरेन मिलने तक नहीं गए। सरकार मटन भात खाकर पिकनिक मना रही है और पीड़ित परिवार से अब बीजेपी नेता मिलेंगे। निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा मिलने जाएंगे, 25 लाख से 1 करोड़ रुपए की मदद करेंगे। केवल सरकार ने 10 लाख रुपए ही दिए। कांग्रेस नेताओं को दुमका जाने की फुर्सत नहीं है। कांग्रेस को हत्यारे में वोट बैंक दिख रहा है। दरअसल ये हमला कर रही बीजेपी। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कब दुमका जाएंगे, अब सीधा सवाल किया जा रहा है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और हेमंत सोरेन अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं। झारखंड में कोई सरकार नाम का चीज है क्या? क्योंकि 2.5 वर्ष में करीब 1500 से ज़्यादा बच्चियों का बलात्कार, सामूहिक हत्या। स्वयं मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में 5वीं क्लास की बच्ची जब ट्यूशन पढ़ के जा रहे थे, उसकी भी बलात्कार करके सामूहिक हत्या हुआ। ये साफ दर्शाता है कि यहाँ सरकार नाम का चीज नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जहाँ हमारी एक बेटी जिंदगी और मौत की जूझ रही थी, वहाँ मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायकगण कौन जंग जीत के आए थे, विक्ट्री साइन दे रहे, मौज मस्ती कर रहे, और मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सीटी बजा रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं आप राज्य के नौजवानों के बीच? जो घटना हुई है, ये घटना निश्चित रूप से काफ़ी हृदय विदारक है और इसमें कानून अपना काम कर रहा है।
और जो आरोपी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया है, इन लोग पकड़े भी गए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। तो सरकार का हाल आपने देख लिया। अब उम्मीद कर रहे हैं कि अब झारखंड के लोग खुद जवाब देंगे सरकार को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बिल्डिंग में बारूद के बाद अब बाबुओं की बारी है। कल ये कहा जा रहा था कि बिल्डिंग तो गिरा दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में आ गए। बिल्डिंग गिराई गई, अगली तस्वीर दिखाइए। कल करप्शन की बिल्डिंग गिराई गई और इस बिल्डिंग को गिराने के बाद अब ये बिल्डिंग बनवाने वालों की बारी है। जिसने बिल्डिंग खड़ी की, योगी आदित्यनाथ अब उन पर एक्शन की तैयारी में आ गए हैं। अब ढूंढ ढूंढ कर उन अधिकारियों को, बहुत से रिटायर्ड हो गए उसमें, उन अधिकारियों को ढूंढ कर उन पर कार्रवाई होगी। रिपोर्ट देखिएगा। करप्शन की बिल्डिंग पर बाबा के बारूद के बाद अब बारी है इस भ्रष्टाचार की इमारत के बाबुओं पर बाबा योगी के चाबुक चलाने की, जिनकी मिलीभगत ने करप्शन की इस इमारत को खड़ा किया था। योगी ने नोएडा अथॉरिटी के 20 से ज्यादा अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर ली है, जो काली करतूत में शामिल थे, जिनमें ज्यादातर रिटायर हो चुके हैं। लेकिन योगी राज में भ्रष्टाचार के हर बही खाते का पूरा हिसाब होना तय है। कहीं भी अगर कोई इलीगल बिल्डिंग होगी या कार्रवाई करनी होगी तो निश्चय ही राज्य सरकार इसको बहुत मजबूती से काम करेगी। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि बिल्डर्स के बाद अब बाबुओं का नंबर आने वाला है। कैसे, यह आपको बताऊंगा। देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ ने यह इमारत गिरते तो देख ली और उन्हें पता भी है यह करप्शन के जरिए खड़ी की गई। तो जिन्होंने करप्शन किया, जिन्होंने दरअसल भ्रष्टाचार करके इस इमारत को बनवाया, क्योंकि जब यह इमारत बनाई गई उस वक्त करप्शन हुआ होगा और करप्शन हुआ तभी यह इमारत खड़ी हुई। तो अब बारी है करप्शन करने वालों की। करप्शन का टावर बनाने वालों पर अब योगी का चाबुक चलेगा। अथॉरिटी के 26 अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा और सीएम योगी ने दरअसल जांच के आदेश दे दिए हैं, कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। इस मामले में सीएम योगी के कार्यालय ने बाकायदा एक लिस्ट जारी की है इस मामले में, और इस लिस्ट में 26 अफसर, नोएडा अथॉरिटी के 26 अफसर हैं जो इस इमारत को बनवाने में भ्रष्टाचार में शामिल रहे। टावर बनते समय तैनाती में थे ये सारे अधिकारी, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी में थे ये सारे अधिकारी तैनात उस वक्त। इन अधिकारियों के संरक्षण में इमारत बाकायदा बनाई गई। और देखिए अधिकारी कौन है। पहले अधिकारी ये जो अधिकारी हैं, योगी की लिस्ट में मोहिंदर सिंह का नाम है और ये मोहिंदर सिंह जो हैं ये नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ हैं। अब इनका नंबर है। इनके कार्यकाल में ही ये ट्विन टावर बनना शुरू हुआ था। दरअसल अगला नाम देखिए, मोहिंदर के बाद अगले सीईओ जो नोएडा अथॉरिटी के हुए, अगला नाम उनका है। इनका नाम है एसके द्विवेदी। द्विवेदी साहब का नाम भी योगी की लिस्ट में शामिल है। इन पर भी एक्शन होगा। इमारतों की ऊंचाई बढ़ाने की मंजूरी इन्होंने ही दी थी, तो नंबर इनका है। 15 से 32 मंजिल बनाने की मंजूरी दी गई थी और लिस्ट में सुपरटेक के अफसर भी शामिल हैं। 4 से 5 उनके अफसर भी हैं। 4 निदेशकों के नाम शामिल हैं जिनकी मौजूदगी में यह सारी कार्रवाई हुई थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं। यही वजह है कि योगी ने इधर एक्शन लिया और उसके बाद लोगों में खुशी है। लोगों को सुनिए, सिर्फ बारूद की इमारत गिराने पर खुशी नहीं है, योगी इन अफसरों पर कार्रवाई करेंगे, इस पर भी लोग खुश हैं। सुनिए क्या कहना है। मोटा भाई छोटा भाई की सरकार है जिनको हम पूरा सपोर्ट करते हैं। पूरा का पूरा यूपी उनके साथ खड़ा है ना, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, यूपी को आप छोड़ दीजिए। और उनसे हम उम्मीद करते हैं जितने भी भ्रष्टाचारी हैं ये सारे के सारे लाइन पे लगने चाहिए। हम योगी जिंदाबाद बोल रहे थे सर। तो देखिए यहाँ अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की जय तो हम बोलते ही बोलते हैं, साथ में हम मोटा भाई छोटा भाई की भी जय बोलते हैं। योगी बाकी बिल्डर्स के लिए भी मैसेज हुआ है जो नोएडा में एग्जाम्पल सेट हुआ है। भ्रष्टाचार की नींव हिलाई जा रही है।
लोगों के मन में एक दहशत और एक डर होगा कि आगे से हम गलत काम करें या ना करें, उसके लिए। अब देख के लगता है कि इस न्यू इंडिया में अब जो 10 साल अगर कोई इलीगल काम हुआ है उसको गवर्नमेंट और अथॉरिटी और जुडिशरी 10 सेकंड में धराशायी करती है। दिस इज द पावर ऑफ न्यू इंडिया। और अब तो डबल इंजन है, अगर हम उत्तर प्रदेश में खड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी सरकारें हैं, केंद्र में भी सरकार है। उनको भी बहुत क्रेडिट जाता है और नोएडा अथॉरिटी को एक मैसेज जाता है कि अब करप्शन का ज़माना ख़त्म हो गया। अब करप्शन नहीं हो चल सकता है दूर तक, क्योंकि ये 10 सेकंड में काम हो जाता है करप्शन हुई तो, और बाकी जो एक्शन होगा, सस्पेंशन होगी, वो तो अलग बात है। यूपी में तो बुलडोजर भी चलता है। यूपी में बुलडोजर चलता है। अब तो सेकंड की बात हो गई, वो तो सेकंड की बात हो गई। अब तो बुलडोजर की ताकत है जो आज भ्रष्टाचार को नष्ट कर दिया गया है। तो योगी का एक्शन करप्शन पर हो गया, माफियाओं पर हो गया। अब योगी एक्शन माफियाओं के बाद अब योगी का एक्शन होने जा रहा है ड्रग माफियाओं पर। जी हां, अगली तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर, योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की है, बड़े अधिकारियों के साथ योगी ने बैठक की है और इस बैठक में देख रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स आपको देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की अगली तैयारी है ड्रग माफियाओं पर एक्शन की, और इस एक्शन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, यह आपको बताने जा रहा हूं। यानी भ्रष्टाचार के खात्मे के बाद अब तैयारी है ड्रग माफियाओं और ड्रग्स के खात्मे की। नशे के सौदागरों पर अब योगी ने एक्शन की तैयारी कर ली है। योगी के रडार पर ड्रग्स माफिया है इस वक्त। शनिवार को योगी ने एक बड़ी बैठक बुलाई पुलिस अधिकारियों की। डीएम और एसपी, जिले के डीएम और एसपी को छापेमारी के आदेश दे दिए फौरन। योगी ने कहा लापरवाही का जवाब देना होगा और ड्रग्स माफियाओं की लिस्ट बनाने को कह दिया है योगी ने। इस लिस्ट में माफियाओं की संपत्ति भी होगी, साथ साथ यूपी सूची बनाने के बाद सीधे एक्शन लिया जाएगा उनके ऊपर। ड्रग्स माफियाओं की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और सभी थानों से ड्रग्स माफियाओं की लिस्ट मांगी गई है। कौन कौन ये माफिया है, इनकी संपत्ति पर अब कार्रवाई होगी। ये लिस्ट 31 अगस्त तक सभी जिला अधिकारी और एसपी को सौंप देना है। ड्रग्स के खिलाफ योगी ने एक ANTF बनाया है। ये ANTF क्या है? ANTF मतलब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, और नई जो ये टास्क फोर्स है इसमें 250 से अधिक ऑफिसर्स कर्मचारियों को रखा गया है। एसएसपी क्राइम नई फोर्स का नेतृत्व करने वाले हैं और बाराबंकी में नारकोटिक्स कंट्रोल थाना बनाया जाएगा। गाजीपुर में भी ANTF का एक थाना बनाया जाएगा और ड्रग्स के खिलाफ योगी ने यह बड़ा अभियान छेड़ दिया है। यूपी को से ड्रग्स का सफाया करना है। सुनिए जरा, योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात को कहा है। नशा के खिलाफ एक नई लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के नशा के खिलाफ, ये नशा किसी भी प्रकार का अवैध मादक द्रव्य या फिर कोई भी ऐसा ड्रग हो जो युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हो, ये एक राष्ट्रीय अपराध है। युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना एक राष्ट्रीय अपराध है। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं, यो बाबा बुलडोजर के नाम से योगी आदित्यनाथ मशहूर है। यूपी में हर जगह बुलडोजर पहुंच जाता है जहां अवैध काम होता है। एक बुलडोजर दुल्हन को घर के अंदर करने के लिए पुलिस लेकर पहुंच गई। पुलिस वैसे तो हथियार के साथ जाती है, लेकिन पुलिस बुलडोजर के साथ गई है। ये बुलडोजर खड़ा है, देखिए जरा, और बाकायदा बुलडोजर ले जाकर बेटी को, दुल्हन को अंदर कराया ससुराल में। फुल स्क्रीन लीजिए जरा और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस ऑफिसर। ये सुनिए। ये देश संविधान से चलता है, आपको अपनी बात रखनी है तो नाले में रखें। जैसे नाले आपने वीडियो बना रहे हो बहन जी, आप लोग भी आ जाओ। हाँ बोलो, आ जाओ बहन जी, आ जाओ। आज ये कोई फायदा नहीं, ये देश संविधान से चलता है। अब दिखा रहा हूं, ये है बुलडोजर। इस बुलडोजर को पुलिस लेकर पहुंची है। दरअसल एक दुल्हन को घर के अंदर कराना था, तो बाबा के बुलडोजर का खौफ ऐसा है कि अगर किसी को घर के अंदर दाखिल कराना है तो पुलिस ने नया तरीका निकाला। बुलडोजर बाहर खड़ा है, दुल्हन को अंदर ले लो वरना घर पर बुलडोजर चल जाएगा। देखिए जरा, खबर यह है कि यूपी के बिजनौर में एक पारिवारिक विवाद था। बुलडोजर अब ओवरऑल हथियार बन गया। 5 साल पहले
2017 में नूतन की शादी हुई थी। उसके बाद हरिनगर के रॉबिन के साथ उनका विवाह हुआ था। शादी के बाद ससुराल वाले परेशान कर रहे थे, तो हुआ यह कि ससुराल के लोग दहेज की मांग कर रहे थे बार बार। 2019 में नूतन के परिवार ने केस कर दिया, दहेज की वजह से केस किया, तो नूतन को घर से निकाल दिया ससुराल वालों ने। नूतन के पिता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की उसके बाद, और कोर्ट ने नूतन को ससुराल में रहने का फैसला दिया कि जाइए ससुराल में रहिए। उसके बाद ससुराल वाले नूतन को घर में घुसने नहीं दे रहे थे, तो डीएम और एसपी को सुरक्षा देने का आदेश दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से। अधिकारी खुद ने नूतन को लेकर ससुराल पहुंच गए और उसके बाद ससुराल के लोगों ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया, तो फिर बुलडोजर बुलवाना पड़ा बाबा का। काफी देर समझाने के बाद भी ससुराल वाले नहीं माने और आखिर में पुलिस अधिकारियों ने यह बुलडोजर मंगवाया जो सामने दिख रहा है आपको, और बुलडोजर मंगवाया। उसके बाद दरवाजा खुला और नूतन घर के अंदर गई। तो एक नया हथियार है, नूतन को ससुराल में एंट्री भी मिल गई। उसके बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको मिलवाने जा रहा हूं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से, यानी भारत में इतनी बड़ी ठगी करने वाले पहली बार देखेंगे। ये जो आप 4 नगीने देख रहे हैं, यही ठग करने वाले, और ये जो नोट देख रहे हैं, ये सब ठगी का नोट है। तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये कैश मिला है। शुरू में मैंने आपको दिखाया था, ये नोटों की गड्डी जो टेबल पर सजी है, ये नोट ही नोट मिले हैं, और ये सब ठगी का माल है। ठग का माल है, लोगों को बेवकूफ बनाकर ये पैसा कमाई की गई है। ये वो देख रहे हैं, जब रेड पड़ी तब ये हकीकत सामने आई है, कैसे ठगा गया। जरा एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बताऊंगा कैसे भोले भाले लोगों को लूटा गया। देखिए रिपोर्ट। मेज पर रखा ये रुपया 1, 2 या फिर 5-10 लाख नहीं, बल्कि 10 करोड़ रुपया है। जी हां, 10 करोड़ रुपया, वो भी नकद। ये वो रुपया है जो भोले भाले लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई है। ये वो रुपया है जो लोगों को चूना लगाकर बटोरा गया है। ऑनलाइन ऐप के जरिए भोले भाले लोगों को सब्ज बाग दिखाने वाले ठगों के मंसूबे पस्त कर दिए गए हैं। जनता को चूना लगाकर इकट्ठा किया गया 10 करोड़ रुपया जब्त कर लिया गया है। देश में अब तक की सबसे बड़ी साइबर क्राइम सेल ने रिकवरी की है। आम आदमी को शिकार बनाने वाले मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए। और आइए ये देखिए जरा, ये टेबल पर नोट ही नोट नजर आ रहा है, आगे भी आपको नोट दिख रहा है, चारों तरफ नोट ही नोट। ये कहां से कमाया नोट? ये सब ठगी का नोट है। भोले भाले मासूम लोगों को ठगा गया है। तेलंगाना के साइबराबाद में ये ठगी हुई है। आपको बताऊं, 10 करोड़ रुपए कैश मिला है। 10 करोड़ साइबर क्राइम की ये सबसे बड़ी रिकवरी अब तक। इतना रिकवर आज तक ठगी के मामले में तो नहीं हुआ, किसी को 10 करोड़ में ठग लिया हो। आम लोगों से ठगी हो रही थी। कैसे? ऑनलाइन ऐप आप इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह का एक ऐप था, उस ऐप के जरिए लोगों को ठगा जा रहा था। ट्रेडिंग ऐप से निवेशकों को चूना लगाया गया कि पैसा लगाइए। शुरुआती निवेशकों को पैसे लौटा दिए गए। लुभाने के लिए क्या करते हैं, पहले आपसे पैसा लेंगे और आपको लौटाएंगे। आपका लालच बढ़ेगा, आप और पैसा लगाएंगे, उसके बाद फिर आपको लूटना शुरू करते हैं। शुरुआती फायदा पहुंचाकर जाल में फंसाया गया लोगों को। फायदा होने पर निवेश बढ़ता गया लोगों का। ज्यादा निवेश होते ही ठगी की गई पूरी प्लानिंग के साथ। 4 आरोपी, ये जो 4 नगीने आप देख रहे हैं, इन चारों को पकड़ा गया। मास्टरमाइंड जो है देखिए, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अभिषेक जैन है मास्टरमाइंड। मुगल सराय से अभिषेक जैन की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। यह है इनके ऊपर एक्शन। आइए अब चारों की गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जब पुलिस ने इन चारों को पकड़ा। ये देखिए, 1, 2, 3, 4। देखने में आपको नहीं लग रहा होगा ये 10 करोड़ की भी ठगी कर सकते हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी हुई है। आइए अब आपको बताता हूं इस तरह की ठगी दरअसल होती कैसे है। ये आपको बताने जा रहा हूं कैसे ये लोग भोले भाले लोगों को ठगते हैं। ठगों को पकड़ना दरअसल मुश्किल काम है, मुश्किल होता है ऐसे लोगों को ठगना। ये क्या करते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट से
सिम कार्ड लेते हैं मोबाइल में, सिम जो लगाते हैं उसका डॉक्यूमेंट फर्जी, अगर इनके बारे में नंबर के बारे में पता चला तो इनका पता फर्जी होगा। नंबर का सिर्फ फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करते हैं ये लोग। फ्रॉड होते ही नंबर स्विच ऑफ कर देते हैं, सिम कार्ड तोड़कर फेंक देते हैं। स्विच ऑफ में लोकेशन पता नहीं चलती है। उसके बाद बैंक खाते भी फर्जी नाम पर होते हैं। पैसा आते ही ये क्या करते हैं, आपसे पैसा लेंगे एक बैंक में और उसके बाद उस बैंक से 10 बैंक में ट्रांसफर कर देंगे पैसा। अलग अलग शहरों में ये पैसा निकालते हैं। फ्रॉड हमेशा संगठित होकर किया जाता है, पूरा इनका एक गैंग होता है। कोई भी दस्तावेज इनके सही नहीं होते हैं। बैंक में जो डॉक्यूमेंट लगाया होगा वो भी फेक होगा। फर्जी डॉक्यूमेंट से इन्हें ढूंढना और मुश्किल हो जाता है। ये आपके पैसा ट्रांसफर करते ही, ये पैसा आपका निकालते ही उसके बाद 10 जगह ट्रांसफर करके वहां से पैसा निकाल लेंगे और आपको पता भी नहीं होगा कहां गया। अब आइए पुलिस को आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है इन ठगों को और 10 करोड़ कैश बरामद करने के बाद। सुनिए। गूगल प्ले स्टोर्स पे आप लोग को बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मिलते हैं कि इस पे ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो। वो क्या करते हैं कि वो ट्रेडिंग एप्लीकेशन के थ्रू फिनटेक सर्विसेज कंपनीज होती हैं, उनके अकाउंट्स को यूज़ करके वो विक्टिम्स को ल्योर करते हैं और विक्टिम्स को लगता है कि वो एक्चुअली किसी प्रॉपर ट्रेडिंग ऐप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है और वहाँ से उनको रिटर्न्स आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है एक्चुअली कि पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, उसमें आपको लगता है आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो क्रिमिनल्स आपको पहले कुछ रिटर्न देंगे। आप 100 डालोगे, क्रिमिनल्स आपको 200 वापस करेंगे, फिर आप 500 डालोगे, वो 1000 देंगे। ऐसा करते करते वो। और आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस तरह की ठगी से बचने के उपाय क्या हैं। सभी के हाथ में फोन है, फोन में बहुत से ऐप हैं और लोग आजकल ट्रांजैक्शन भी फोन से करते हैं। फोन निजी जानकारी फोन पर हरगिज साझा ना करें। बहुत से ऐसे कंपनीज हैं जो आपसे निजी जानकारी लेंगे। अनजान नंबर से आए कॉल पर यकीन ना करें। पहली बात, ठग बैंक के कर्मचारी बनकर भी कई बार कॉल करते हैं, आपको फोन करेंगे, कहेंगे आपके लिए गिफ्ट है, आपको एक ओटीपी आया है, वो जरा बता दीजिए, ये गिफ्ट आपको मिल जाएगा। और अगर आपने ओटीपी बता दिया तो न जाने कितना कैश आपका चला जाए। बैंक की जानकारी बिल्कुल साझा ना करें। सोशल मीडिया के जरिए भी ठगी की जाती है। सोशल मीडिया के फर्जी विज्ञापनों से बचें। लुभावने ऑफर के लिए लिंक पर हरगिज क्लिक ना करें। लॉटरी इनाम जीतने वाले ऑफर से भी बचें। स्पैम ईमेल का जवाब बिल्कुल ना दें। बहुत से ऐसे ईमेल आएंगे आपको लुभावने और लालच भरे लगेंगे, लेकिन उसका जवाब हरगिज ना दें। फर्जी वेबसाइट से कस्टमर केयर नंबर ना लें। बैंक खाते की कोई भी जानकारी साझा ना करें और पिन, ओटीपी या सीवीवी नंबर बिल्कुल साझा ना करें। अनजान लोगों को ऑनलाइन पेमेंट भी ना करें। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर। हमें जब भी हम बैंक की कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो किसी को भी ओटीपी या पासवर्ड ना दें, या फिर कोई भी अगर हमें किसी भी लालच में या झांसे में फंसाना चाहता है तो उसके झांसे में ना आके हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन या निजी जानकारी या कोई भी क्रेडेंशियल्स उसको शेयर ना करें, ताकि इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा के एक अटैकर हम तक पहुंचता है और हमारे पूरी की पूरी संपत्ति हमारी खाली कर जाता है, जहाँ हमें किसी भी तरह से इधर नुकसान पहुंचाता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर अपने आप को सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, तो आपको साइबर अवेयरनेस अपने अंदर ज़रूर लानी पड़ेगी, ताकि साइबर अवेयरनेस अगर आप तक होगी तो आप खुद को सुरक्षित और सेफ कर सकते। और आइए आखिरी में कुछ सुखद तस्वीरें जो दिल को अच्छा, खुशी का एहसास दिलाएं। ये देखिए जरा, ये अफगानिस्तान की तस्वीर है, फुल स्क्रीन लीजिए। अफगानिस्तान में ये वायरल तस्वीर है। अफगानिस्तान के लड़कों को आप देख रहे हैं जो मैच देख रहे थे, युवा, और जब भारत ने पाकिस्तान को पटक दिया मैच में कल, तो देखिए लड़का फौरन अफगानिस्तानी युवा उठा और जाकर भारतीय क्रिकेटर को उसने चूम लिया टीवी पर। ये सारे युवा टीवी देख रहे थे, पाकिस्तान को सभी पहचान चुके। और देखिए जरा कैसे वो युवा फौरन उठा टीम इंडिया के जीतने के बाद, अफगानिस्तानी युवा, और जाकर उसने टीवी पर चूमा। और ये देखिए, ये है जम्मू कश्मीर की तस्वीर। एम्बियंस दीजिए प्लीज। आप देखिए जम्मू कश्मीर की तस्वीर, जहां जीतने के बाद, कश्मीर में जीतने के बाद दिवाली मनाई गई, पटाखों से जश्न मना और तिरंगों के साथ ये बदलाव आया है कश्मीर में तब में और अब में। ये आप देख रहे हैं झंडे, तिरंगे आपको नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। और ये देख रहे हैं पाकिस्तान में ये हाल है, टीवी तोड़ दिए गए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, कैसे पाकिस्तानियों ने गुस्सा निकाला है टीवी पर। और ये बेवकूफी ये हर बार करते हैं।
और ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।